बनाता है, ठीक है। ये बताता है कि सोर्स टॉप 5 सोर्स ले लिया, ठीक है। सोर्स मीन्स जनरल का नाम, ठीक है। ये सारे जर्नल्स के नाम बॉटम पे आपको दिख रहे होंगे। गेटिंग? सो एनर्जी पॉलिसी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल। उस किस जर्नल में कितने पब्लिकेशंस आए ओवर द टाइम और कौन सा जर्नल लीड कर रहा है, इसमें हमको लगे कि सबसे ज्यादा पेपर कौन पब्लिश कर रहा है, तो दिस इज क्युमुलेटिव नंबर ऑफ पेपर्स। अब देखिए रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी जो ब्लू कलर का है, ये देखिए ईयर वाइज बता रहा है। बॉटम में देखिए ग्राफ प्लॉट किया है, इसका आप प्लॉट ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप बना भी सकते हो एक्सेल में। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये बनाया है। तो इसमें देखिए इसमें हर ईयर में कितने पेपर पब्लिश हुए हैं, कुछ कुछ जर्नल्स में कम कम पेपर्स हुए। देखिए सो इट इज सोर्स प्रोडक्शन ओवर द टाइम। पहला हमने निकाला था कुमुलेटिव, निकाला था ईयर वाइज प्रोडक्शन। अब ये कह रहा है कि सोर्सेज, टॉप 5 सोर्सेज का कैसे प्रोडक्शन हुआ। यहाँ पे हम बढ़ा भी सकते हैं संख्या, जैसे वहां पे किया था, तो हम यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम लेट्स से 10 सोर्सेज का हमने ले लिया। तो 10 सोर्सेज का यहाँ पे प्रोडक्शन ओवर द टाइम बताया कि किस ईयर में कितने पब्लिकेशंस हो रहे हैं। और देखिए एकदम अनपैरेलल जा रहा है ये वाला जो जर्नल, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिव्यूज, 18 पॉइंट इंपैक्ट फैक्टर है। और देखिए कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा पेपर पब्लिश कर रहा है। बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था इन 2021 में, बट अभी ये 2024 में 30 पेपर्स पब्लिश किया। कुछ कुछ जर्नल्स नीचे जा रहे हैं, कुछ जर्नल्स ऊपर जा रहे हैं। तो दिस इज आइडेंटिफाई कि कौन सा सोर्स। अब हमको लिखने में कैसे लिखना है कि प्रोडक्शन ठीक है, सोर्सेस दीज आर द इंपॉर्टेंट, बट द सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिव्यूज got popularity among the scientific community and it continuously publishing the highest number of papers over the time। ये लिखना पड़ेगा आपको, रिलेट करना पड़ेगा पहले वाले डेटा से। वो मैं बताऊंगा कैसे लिखना है अभी। तो इसको भी आप क्या करिए, प्लॉट की जरूरत है तो रख लीजिए। मैं इन जनरल प्लॉट कभी नहीं बनाता, मैं हमेशा केवल और इसको यूज कर, ठीक है। ये बड़ा अच्छा ये डेटा इस सॉफ्टवेयर का, इट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर है और सारा डेटा आप मैनुअली भी आप चाहें तो यहाँ एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट से अच्छा होता है कि सब कुछ हमको एक जगह मिलता है। सो नाउ कम टू द सेकेंड ऑप्शन, सोर्सेज। एंड इन सोर्सेज यू हैव टू यूज ओनली दो 2 ऑप्शन, मोस्ट रेलिवेंट सोर्सेज एंड सोर्सेज प्रोडक्शन ओवर द टाइम। और इन दोनों डेटा को हम जब कोरिलेट करेंगे तो एक अच्छी फाइंडिंग्स हम लिख सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये नहीं कि चैट जीपीटी में डेटा डाल देना और कहना एनालिसिस करना, तो आपकी एक भी मैन्युस्क्रिप्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। एक्सक्यूज मी सर, ये सोर्स प्रोडक्शन ऑन टाइम में आपने जो 10 चूज किया था इंस्टेड ऑफ 5 जनरल्स, वो कैसे किया था सर? गो टू द ऑप्शन एंड यू कैन इंक्रीज हियर। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ 10 कर दिया, आप 20 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो डेटा उसमें विजुअलाइज नहीं हो पाए। ओके डन, सबका हो गया ये पीछे डन। नहीं होगा ना इसके बाद, तो फिर मैं पूछूंगा, 1 महीने का टाइम लाइन दूंगा कि पेपर रेडी होना चाहिए, फिर देखता हूं मैं। थोड़ा रील्स कम देख लो, उसमें क्या करना है। ठीक है, नाउ सोर्सेज इज ओवर। सोर्सेज में वी नीड टू ऐड मोस्ट रेलिवेंट सोर्सेज एंड सोर्सेज प्रोडक्शन ओवर टाइम, यही दोनों यूज करना है आपको। सोर्स लोकल इंपैक्ट और ब्रॉडफोर्ड लॉ नहीं यूज करना है, कोई उसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है।
हम करते हैं, लेकिन अब पूरा उसको ब्रॉडफोर्ड लॉ को समझाना पड़ेगा। और आज दैट इज वेरी ओल्ड लॉ, हमको लगता है कि नियर अबाउट 70-80 ईयर्स पहले दिया गया था उस लॉ को। तो उसका उस समय बहुत ज्यादा यूज था, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरिटी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो उस समय लोग काम करते थे, बट अभी ब्रॉडफोर्ड लॉ का कोई मतलब नहीं। पार्डन? क्यों नहीं आ रहा? आपके सामने ही आ रहा है। इट इज गेटिंग। It's just going plain. It's plain, but it's going plain. अब मैम क्या हुआ? मुझे मोस्ट रेलिवेंट सोर्सेज में भी देखिए आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट फॉलोइंग द स्टेप्स। आप अगर सही तरीके से फॉलो करोगे, फर्स्ट यू गो टू द टेबल, डोंट यूज डायरेक्ट प्लॉट। मैं हमेशा बोलूंगा No. फर्स्ट यू गो टू अ टेबल एंड जनरेट द टेबल। टेबल के हिसाब से ही वो ग्राफ प्लॉट करेगा। हम लोग क्या करते हैं, सीधे प्लॉट जनरेट करते हैं, तो वो कैसे प्लॉट करेगा? क्योंकि मेरा डेटा सेट छोटा है, तो आई कैन जनरेट अ प्लॉट। बट इफ डेटा सेट इज वेरी हाई, गो टू द टेबल, एनालाइज द टेबल फर्स्ट, तो प्लॉट ऑटोमेटिक आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, हमेशा जनरेट टेबल फर्स्ट। प्लॉट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट प्लॉट आता है, उसमें आपको ब्लैंक दिखता है, कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट आप टेबल तो जनरेट करिए, देन इट विल कम। ठीक है, अब दिस ऑप्शन इज ओवर, सो वी हैव डन विद द ओवरव्यू एंड सोर्सेस। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ऑथर्स। अब ये देखेंगे, अभी ये तो हमने देख लिया कि ऑथर, किस ऑथर ने किस फील्ड में काम किया और किससे एफिलिएटेड है। बट कितना काम किया ये नहीं पता, कितने पेपर उसने पब्लिश किए, हु इज द मोस्ट प्रोलिफिक ऑथर्स। ठीक है, उसका डेटा, उस सैंकी डायग्राम का डेटा यहां से हमको लेना पड़ता है। सैंकी डायग्राम में आपने देखा केवल डायग्राम आ रहा है, डेटा वहां नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज द डेटा हैज टू कोरिलेट विद दीज फाइंडिंग्स। डेटा यहां से लेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे। लोग क्या करते हैं, केवल डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कुछ नहीं लिखा है, उसमें इनबाउंड आउटबाउंड बस लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। डेटा हम लोग, वी आर गोइंग टू कोरिलेट विथ दिस स्टेट। ठीक है, अब जाते हैं ऑथर्स में। ऑथर्स मीन्स द कंट्रीब्यूटर्स। सोर्स में तो पता चल गया कि कौन कौन सोर्सेस में पब्लिश है सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आ गए विच हैज बीन पब्लिश। ठीक है, मोस्ट रेलिवेंट ऑथर्स जाएंगे। देखिए जनरेटेड नहीं है, यहां भी नहीं है। सबसे पहले वी नीड टू डिसाइड द पैरामीटर्स, कितने ऑथर्स। ठीक है, 10 ऑथर्स का ले सकते हैं, 20 ऑथर का भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इन जनरल टॉप 10 का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कई तरह का है, आप हमेशा लीजिए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय डिफॉल्ट। ऑथर्स एंड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, यही तो चाहिए। एक ऑथर ने कितने डॉक्यूमेंट जियोपॉलिटिक्स और पेट्रोलियम एनर्जी पे पब्लिश किया। सो जस्ट क्लिक ऑन दैट, it will generate a table, it will take some time। ठीक है, अगर इस तरह का भी देखिए, यहां पे जनरेट हो गया। ठीक है, मैं दिखा रहा था ना कुमार ए, उसमें भी आ रहा था, सैंकी में आ रहा था ना कुमार ए। अब कुमार ए ने कितना पब्लिश किया है? 18 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब मोस्ट प्रोलिफिक ऑथर्स इस फील्ड के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मेरी स्टडी इंडिया का कंट्रीब्यूशन मैं देख रहा हूं कि जियोपॉलिटिक और पेट्रोलियम एनर्जी में क्या है। सो दिस इज द ग्राफ आई मेड। फिर कुमार एस, घोष एस और इन लोगों ने सारे, अग्रवाल एके, और सबके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए। अगर टेबल यहां नहीं भी आ रही है तो उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेबल में करिए और एक बार एनालिसिस करके देखिए। अगर नहीं भी आ रहा है तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, कभी कभी
क्या है, आप रिपोर्ट में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, देखो इस सॉफ्टवेयर ये बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज करता है। कुछ कुछ इसके जो पैचेस हैं उसकी वजह से कुछ एप्लीकेशन इसके अच्छे काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के ये जो ब्राउजर है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये है ना माइक्रो, इस पे कुछ इसका ज्यादा एफिशिएंसी है एज कंपेयर टू, बाय डिफॉल्ट सभी लोग क्रोम यूज करते हैं आजकल, तो क्रोम में हो सकता है कुछ फीचर्स इसके ना चले, कुछ फीचर्स एज में भी नहीं चलेंगे, तो ट्रायल एरर करके कभी कभी होता है। तो इसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, ऐड टू द रिपोर्ट कर दीजिए। देखिए रिपोर्ट में ऐड हो गया है वो, ठीक है, और इसकी प्लॉट भी ऐड कर लीजिए सो दैट कि अगर वहां पे अगर रिपोर्ट में नहीं ऐड हुआ तो हमको ये प्लॉट मिल जाएगा तो हम आराम से बना लेंगे। ठीक है, अब सोर्स प्रोडक्शन ओवर टाइम देख लिया, अब ये भी तो चले कि किस ऑथर्स ने किस ईयर में कितने पेपर पब्लिश किए, ये भी तो पता चले उस फील्ड में। सो वी आर गोइंग टू हैव ऑथर प्रोडक्शन ओवर टाइम। यहां पे आगे हमेशा ऑप्शन को यूज करेंगे, नंबर ऑफ ऑथर्स 10 एंड जस्ट एनालाइज द डेटा। ये बड़ा अच्छा ग्राफ जनरेट करता है। ठीक है, अब व्हाट इज जनरेट, कुमार ए वाज द टॉप ऑथर। अब देखिए इनका सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट कब इन्होंने पब्लिश किया, कौन से ईयर में, इट वाज 2020, यानी कोविड का के समय का बेस्ट यूज इन्होंने किया है। एंड ही हैज पब्लिश्ड 6 पेपर्स। ठीक है, फिर इन्होंने हर ईयर में 2022 में 4 पेपर्स पब्लिश किए, 2023 में 1 पेपर केवल पब्लिश किया, एंड 2024 में अगेन ही हैज पब्लिश 4 पेपर कंटिन्यूअसली ये पेपर, एंड ही हैज स्टार्टिंग पब्लिकेशन इनका 2017 है। अब देखिए 7 सालों में इन्होंने इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दिए एक एरिया, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी ए लीड ऑथर। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन द जियोपॉलिटिक्स और पेट्रोलियम के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, उनसे सीख भी सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं है, आप तो गूगल स्कॉलर करते हो, फ्यू पेपर डाउनलोड कर लेते हो, आपको पता ही नहीं है कि कौन ऑथर आपके फील्ड में काम कर रहा है। कई बार आपके सुपरवाइजर्स को भी नहीं पता होता कि उनके फील्ड में जो उनका एरिया ऑफ रिसर्च है, इंडिया में और कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। This table helps you to identify the prolific authors in a particular field. देखिए हमने डेटा बस डाउनलोड किया है एंड वी आर जनरेटिंग अ वेरी गुड इनसाइट्स। बिब्लियोमेट्रिक्स से देखिए कितना फायदा होता है, एटलीस्ट पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे भी हमको फायदा होता है। वी कैन हैव नेटवर्किंग विद दोज पीपल, वो सभी लोग इंडिया के ही हैं। अब आप कोई अच्छी वर्कशॉप कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आपको उस फील्ड, आप जियोपॉलिटिक्स फील्ड में काम कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, लोग कहते हैं अरे वो नोन है, उनको बुला लो यूनिवर्सिटी से। बट जो उस फील्ड के सबसे अच्छे लोग हैं, टॉप रिसर्चर, उनको तो बुलाया ही नहीं गया उनको, बिकॉज पीपल दे डोंट नो। और हम ये भी पता कर सकते हैं कि ऑथर किस एफिलिएशन का है, सैंकी डायग्राम से अगर कोरिलेट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, सर्च करके देख भी सकते हैं इनकी प्रोफाइल हम लोग करते हैं। अब देखिए दिस इज द ग्राफ, इसका भी रिपोर्ट ऐड कर सकते हैं। इसका एक टेबल बड़ा अच्छा वो किया है कि अग्रवाल ने किस किस ईयर में ये सारे ऑथर में कितने पब्लिकेशन किए, कितने साइटेशन है। देखिए दिस टेबल का एक भी फायदा है, साइटेशन देखिए वहां ग्राफ में साइटेशन नहीं बता रहा, ये बता रहा है कितने पेपर्स पब्लिश किए ओवर द टाइम, बस ये भी बताएगा कितने साइटेशन मिले। यानी इस ऑथर को साइटेशन सबसे ज्यादा मिले हैं किस किस ईयर में, देखिए अलग अलग ब्रेक करके दे हर ईयर का साइटेशन। अग्रवाल ने कम पेपर पब्लिश किए हैं बट साइटेशन उनके ज्यादा हैं, यानी हु इज द क्वालिटेटिव ऑथर। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखते हैं हम, और ये भी मिल जाएगा कि वो कहां पब्लिश किए हैं। ये देखिए सारे लिंक, यहां क्लिक करोगे
तो ये पूरा बताता है कि किस ऑथर ने कौन कौन से पेपर पब्लिश किए। मैंने कहा ना 5 पेपर्स इस ईयर में पब्लिश किए, तो कुमार ए ने, मैंने बोला कि कुमार ए ने 4 पेपर पब्लिश किए हैं 2024 में। अब वो कौन कौन से पेपर थे, अब कुमार ए का केवल मैं एनालिसिस करूं तो देखिए इन्होंने अलग अलग जर्नल में पब्लिश किए हैं। अब देखिए एक ही जर्नल में तो पब्लिश नहीं होगा बार बार आपका पेपर, तो इन्होंने सारे अच्छे, और इस जर्नल का डिटेल भी दे सकते हैं कि वो पेपर कौन सा था, तो आपको सारे टेबल मिलते हैं बाइफरकेट करके टू हैव एनालिसिस। हमें ये देखना चाहिए, ये दिमाग में आएगा ना कि अच्छा 2024 में जियोपॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, तो टाइटल क्या था उनका, किस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, कौन से पेपर उन्होंने पब्लिश किए। और आप सिंपली अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब में जाएंगे तो पेपर भी आपको दिखेगा। DOI नंबर पे क्लिक करिए और देखिए मैं कुमार ए का दिखाता हूं कि कुमार ए जो ऑथर है वो देखिए कितने बड़े एनर्जी, कितने बड़ा 18.5 इंपैक्ट फैक्टर में इन्होंने पब्लिश किया। एंड कुमार ए देखिए, कुमार ए इसमें ये ऑथर्स हैं उसके डिटेल और उनके एप्लीकेशंस भी दिया। और देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी लोग हैं, कई ऑथर्स हैं, कुमार ये भी उसमें है, ठीक है। अब देखिए इसमें सारा उसका पेपर्स डिटेल, ये पूरा पेपर्स आपको मिल जाएगा, हर ऑथर्स का मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि बिब्लियोमेट्रिक्स टाइप की ही स्टडी की है इन्होंने, मुझे तो यही लगता है कि ही हैज डन द बिब्लियोमेट्रिक्स स्टडीज। हाँ बिल्कुल किया है, बिब्लियोमेट्रिक ही किया है उन्होंने। He has not used the bibliometric studies। देखिए बिब्लियोमेट्रिक स्टडी देखिए कैसे पब्लिश कर दिया। और ऑथर कौन है, कुमार ए, ये है ना आशीष कुमार। अब आशीष कुमार कहां से एफिलिएटेड है, इज फ्रॉम SRM यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, वर्क इन द कोलैबोरेशन, ठीक है, अकेले मत काम करिए। देखिए इस पेपर्स के सिंपल, इट इज बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज, टॉपिक मॉडलिंग ही किया है और कुछ नहीं किया है। ये पेपर हम इससे बेटर पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई ऑथर्स रहते हैं, देखिए उसमें कुछ फॉरेन के भी ऑथर्स को ऐड कर दिया, और कई लोग हैं 1 2 3 4 5 6 ऑथर्स। तो ऐसे ही काम करिए। अब ये झगड़ा मत करिए कि कौन फर्स्ट ऑथर होगा कौन सेकंड ऑथर होगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप रिसर्चर हो तो इट्स अ जनरल प्रैक्टिस, इथिकल प्रैक्टिस, दैट आप हमेशा फर्स्ट ऑथर हो। योर गाइड वुड बी ऑलवेज करस्पॉन्डिंग ऑथर। करस्पॉन्डिंग ऑथर कितने भी नंबर पे हो सकता है, 5वें पे भी हो सकता है, 6वें पे भी हो सकता है, दूसरे पे भी हो सकता है। करस्पॉन्डिंग ऑथर हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, भले वो 10वें नंबर पे रहे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग ऑथर ही मेन ऑथर होता है, ठीक है। आप पहला नाम ऐड करा सकते हो, और एज पर यूजीसी करस्पॉन्डिंग ऑथर और फर्स्ट ऑथर को हमेशा इक्वल मार्क्स मिलते हैं, करस्पॉन्डिंग ऑथर। तो बाय रूल ऑफ थंब ये कहता है इथिकली कि बीइंग अ रिसर्चर यू शुड ऑलवेज बी अ फर्स्ट ऑथर, और बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। लेकिन बहुत गाइड लोग नहीं मानते, कहते नहीं हम पहला ऑथर बनेंगे। पहले ऑथर का कोई मतलब नहीं है अनलेस अनटिल गाइड ने ही पूरा पेपर लिखा हो। जैसे कई बार होता है कि रिसर्चर ने थोड़ा बहुत डेटा दे दिया एंड देयर इज नो कंट्रीब्यूशन एट ऑल, पूरे गाइड ने उसको कंपाइल किया, एनालिसिस किया, पूरा लिखा, तो बिल्कुल क्रेडिट मस्ट बी गो। और ऑथरशिप जैसे मेरे ग्रुप में है, दैट व्हाट वी डू,
4-5 लोग हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो वी डिसाइड ऑथरशिप बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क वी डू। जैसे अलग अलग है तो जैसे हम बोल देते हैं कि ये पेपर आप लीड करिए, दूसरे को बोलते हैं ये पेपर आप लीड करिए, तो जो लीड करता है उस पेपर को, कोऑर्डिनेट करता है सबसे, और पूरे पेपर की जिम्मेदारी उसकी होती है, तो वो लीड ऑथर होता है, फर्स्ट ऑथर होता है। मैं अपने टीम का, मैं हमेशा करस्पॉन्डिंग ऑथर रहता हूं। मैं फाइनल, मेरा काम है डेटा एनालिसिस, स्ट्रक्चरिंग, जर्नल की फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और सबमिशन और रिव्यूअर्स कमेंट को एड्रेस करना। तो मैं किसी नंबर पे रहूं, 5वें पे रहूं, 6वें पे रहूं, इट डज नॉट मैटर। फर्स्ट पे भी कभी कभी होता हूं, मैं करस्पॉन्डिंग ऑथर भी होता हूं मैं, लेकिन मैं इन जनरल में चाहता हूं कि जो यंग रिसर्चर्स हैं वो पहले रहें। ठीक है, इट्स सिंपली मेरे लिए अब मैं मैटर नहीं रखता इतना कि मैं फर्स्ट करस्पॉन्डिंग ऑथर हूं, इट्स एनफ। ठीक है, मेरे लिए जो यंग और बडिंग रिसर्चर हैं उनको ज्यादा जरूरी है पेपर्स। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग ऑथर का एक और फायदा है कि ऑल द करस्पॉन्डेंस, पूरी दुनिया में जो कोई देखेगा कि कौन पेपर पब्लिश किया है, ठीक है, तो किसको देखेगा? वो ईमेल कहां से देखेगा? करस्पॉन्डिंग ऑथर को। जब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी आती है तो किसको मेल आता है? मुझे आता है। परमिशन के लिए मेल किससे आता है? मुझे आता है, बिकॉज आई एम द करस्पॉन्डिंग ऑथर। एल्सेवियर को जर्नल को छोड़ के सारे अदर जर्नल में ईमेल में केवल करस्पॉन्डिंग ऑथर का डिटेल होता है, और किसी का ईमेल नहीं होता, केवल करस्पॉन्डिंग ऑथर। तो करस्पॉन्डिंग ऑथर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर, और हमेशा उनको कोरेस्पॉन्डिंग ऑथर बनाओ जिनके पब्लिकेशन हैं। क्योंकि एडिटर क्या करता है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जब सबमिट होता है तो पहले चेक करता है प्रोफाइल कि आप एकदम नए ऑथर हो कि करस्पॉन्डिंग, अगर जिसके पहले से पेपर्स हैं एंड हिज रिव्यूअर आल्सो रेपुटेड ऑथर्स, तो तुरंत रिजेक्ट करना का चांस कम होता है। तो हमेशा जो रिनाउंड ऑथर्स हैं उनके साथ अगर पेपर आप करते हो तो चांस आपका बढ़ जाता है, बिकॉज एडिटर चेक, और उनको हमेशा करस्पॉन्डिंग ऑथर बना दो जो रिनाउंड ऑथर हैं उसके फील्ड का। तो सर आप ही सबमिट करो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग ऑथर का ये सब बात की बातें हैं, जब रेडी हो जाएगा तब, अभी तो इसकी बात करते हैं। तो देखो इसको भी ऐड कर सकते हो इन द रिपोर्ट। तो देखिए एक ही प्लॉट से हमको 3 चीजें पता चली कि ऑथर हैज कितने पेपर पब्लिश किया, ऑथर ने किस ईयर में पब्लिश किया, और कौन कौन से पेपर पब्लिश किया। ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर यहां देखना भी चाहो, शो ऑल कर दोगे तो सबका पेपर भी मिल जाएगा, नंबर ऑफ साइटेशन भी मिल जाएगा, एंड दिस इज साइटेशन पर ईयर उसको एवरेज कितना साइटेशन मिला ये भी बताता है। तो आपके पास क्या करता है सॉफ्टवेयर, पूरे डेटा, वेब ऑफ साइंस का डेटा इस फॉर्म में तो था नहीं, उस पूरे डेटा को मॉडलिंग कर दिया, पूरे डेटा को इंटरनली। इट यूजेस वेरी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट डिफाइंड सॉफ्टवेयर है। लिखने आपको आना चाहिए, इट जनरेट्स डेटा। तो आपको कम ही टेबल, आपको सारी टेबल नहीं यूज करनी है, आपको राइटिंग पे फोकस रखना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट बेस्ड ऑन द एनालिसिस। दिस डेटा शुड बी कोरिलेटेड विद द सांख्यिक डायग्राम। इसमें आपको लोकटास लॉ नहीं खोलना है, ऑथर्स लोकल इंपैक्ट नहीं देखना है। लोकल इंपैक्ट देखिए 2 तरह का इंपैक्ट इसमें है, मैं बता देता हूं। वन इज द लोकल इंपैक्ट एंड वन इज द ग्लोबल इंपैक्ट। ठीक है, लोकल इंपैक्ट का मतलब है, जैसे मैं ऑथर प्रोडक्शन ओवर टाइम, लोकल इंपैक्ट का मतलब है कि जो डेटा सेट्स हमने डाउनलोड किया इंडिया का, उतने में ही बता रहा है कि उनका साइटेशन कितना है, सारी चीजें। ग्लोबल जो ऑथर्स हैं उस फील्ड में, उसका नहीं बता रहा है, तो लोकल की हमको कोई जरूरत नहीं। सो ऑलवेज केवल इसमें ना आपको लोकटास लॉ देखना है, लोकटास लॉज भी उसी तरह ब्रडफोर्ड लॉ की तरह पुराना एक बिब्लियोमेट्रिकल लॉ है, आपको जरूरत नहीं।
ठीक है, एक लॉ है, इसमें आगे बताऊंगा, जिप्स लॉ, उसका यूज हम लोग करते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस में। ठीक है, सो मोस्ट रेलिवेंट ऑथर्स एंड ऑथर्स प्रोडक्शन ओवर टाइम, बस यही दो यूज करना है फॉर द बिगिनिंग रिसर्च। ठीक है, सो फर्स्ट हमने ओवरव्यू सीखा, देन वी शिफ्टेड टू द सोर्सेज एंड देन वी शिफ्टेड टू द ऑथर्स। ठीक है, अब ऑथर्स में आएगा तो ऑथर्स के साथ एफिलिएशन भी आएगा, आपने सैंकी डायग्राम में देखा था, आया था। ऑथर मस्ट बी एफिलिएटेड टू वन इंस्टीट्यूशन और मेनी एफिलिएशन हो सकता है, जैसे ऐसा भी हो सकता है, मल्टी एफिलिएशन का भी बहुत कल्चर है आजकल, कि मैं भले इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में हूं, बट आई एम एसोसिएटेड विद सो मेनी अदर यूनिवर्सिटी, आई एम द रिसर्च फेलो एट श्रीनिवात्रा यूनिवर्सिटी। तो मैं जब लिखता हूं तो आई यूज टू एफिलिएशन, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा और एक श्रीनिवात्रा यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं रिसर्च फेलो हूं तो उस यूनिवर्सिटी के लिए भी तो मुझे कंट्रीब्यूट करना है। सो इट इज अलाउड, मोस्ट ऑफ द जर्नल में आप अप टू 4 एफिलिएशन यूज कर सकते हैं। और उससे क्या होता है, बहुत से इंस्टीट्यूशन में तो फॉरेन की कंट्री में पैसा बहुत देते हैं, तो कहते हैं कि आप उससे एफिलिएट हो जाइए, पब्लिकेशन करिए इन एफिलिएशन, और आपको एक पब्लिकेशन पे हम 5 लाख रुपए देंगे। इंडिया में भी है, वो कहते हैं कि आपको ऐसे कोई डेजिग्नेशन दे देंगे, लेकिन फॉरेन कंट्री में पैसा ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो केवल मां सरस्वती के ही उपासक मत बनिए, पब्लिकेशन इज वन क्राइटेरिया, मां लक्ष्मी के भी उपासक, तो मां लक्ष्मी तभी आएंगी जब अच्छे अच्छा पब्लिकेशंस में चाइनीज, व्हाई दे आर लीडर्स, चाइना क्यों सबसे ज्यादा पब्लिकेशन, पूरे कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पब्लिकेशन चाइनीज ऑथर के पास है, बिकॉज वंस दे पब्लिश अ पेपर, उनको उनका इंस्टीट्यूशन 4-5 लाख रुपए दे देता है। तो मॉनेटरी टर्म्स, मनी भी एक, और एक रिसर्चर के लिए क्या, कैसे पैसा आएगा, वो कोई बिजनेस थोड़े करेगा, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, रिसर्च, और रिसर्च का करोगे तो उसका एक आउटकम आएगा, अच्छे पब्लिकेशन, अच्छा पैसा। आपको एक बात पता नहीं होगी, स्कॉलरी कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी को कोई पैसा नहीं मिलता, जो एडिटर है उसको कोई पैसा नहीं मिलता, ही कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, रिव्यूअर्स हम लोग हैं, कभी कोई पैसा नहीं मिलता, वी डोंट गेट एनीथिंग। और इसमें बहुत डिबेटेबल इश्यू है कि हमको कुछ नहीं मिलता, इट्स अ वॉलंटियर, हम एज ए काम करते हैं, रिव्यू करते हैं, अपना टाइम देते हैं, कोई पैसा नहीं मिलता, हमको कुछ नहीं मिलता। बहुत समय तक ये था कि एडिटर एक चीफ होता है, EIC बोले, एडिटर इन चीफ, जो मेन एडिटर होता है, बहुत समय तक उसको भी कुछ नहीं मिलता है, बट अब मिलता है। अब एडिटर इन चीफ अगर अच्छे जर्नल का है, जस्ट लाइक ये जर्नल मैंने जो शो किया था, इसके एडिटर इन चीफ को मिनिमम मिलता होगा तो $15,000, $50,000 भी मिल सकता है, $1,00,000 भी मिल सकता है। जितना अच्छा जर्नल एडिटर इन चीफ को मिलता है पैसा। इंडिया में है कुछ लोग, मैं जानता हूं एडिटर इन चीफ है, साल भर में आराम से 20-25 लाख रुपए उनको केवल उस जर्नल के लिए मिल जाते हैं। उसके बहुत से एडिटर हैं, एसोसिएट एडिटर्स हैं, मैनेजिंग एडिटर्स हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, एक ही आदमी को मिलता है, वो एडिटर इन चीफ को। तो आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, और यस इट इज डिबेटेबल इशू, आने वाले समय में रिव्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अल्टीमेट पैसा कौन कमाता है, पब्लिशर्स। तो ये जर्नल जो एल्सेवियर के जो जर्नल है, एल्सेवियर का बहुत ह्यूज कॉस्ट है, उसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट एल्सेवियर जर्नल्स का, साइंस डायरेक्ट जो उसका प्रोडक्ट है, उसका मिनिमम एक यूनिवर्सिटी के लिए है अराउंड 5 करोड़ इन ईयर, 5 करोड़ रुपए देना पड़ते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर। तो पब्लिशर्स तो बहुत पैसा एक इंस्टीट्यूशन से, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे
अभी एक स्कीम लॉन्च की है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस को, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, सारे रिसोर्सेज हमको अब पैसा नहीं देना पड़ रहा है। पैसा देना पड़ रहा है इन द सेंस कि जो पैसा हमको मिलता था गवर्नमेंट से फॉर सब्सक्राइबिंग द रिसोर्सेज, अब वो पैसा गवर्नमेंट नहीं देती। गवर्नमेंट ने हर साल अराउंड 6000 करोड़ एलोकेट कर दिए हैं, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट पे करती पब्लिश। तो अब हमको पैसा नहीं देना है, बट अल्टीमेटली अगर अब वो पैसा जो गवर्नमेंट से हमको मिलता था फंडिंग में, अब यूनिवर्सिटीज को नहीं मिलता। ठीक है, वो कहते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में आप यूज करिए, तो उससे बहुत से इंस्टीट्यूशन को फायदा भी होगा। तो आपको इसमें यूज करना है मोस्ट रेलिवेंट ऑथर्स एंड ऑथर प्रोडक्शन ओवर टाइम। ठीक है, मैंने डेटा बता दिया, फीचर्स बता दिया, क्यों इसको यूज करेंगे। ठीक है, दिस ऑल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम कर रहे हैं। एक बार एक आप बना लीजिए सारे एनालिसिस, देन उसमें से छोटे छोटे पेपर्स आप निकालते। अभी तो हम एनालिसिस सीख रहे हैं एंड वी आर एडिंग इन द टेबल। अब ऑथर्स में जाएंगे तो ऑथर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एफिलिएशन। मैंने बताया ना, देयर इज ए एफिलिएशन का ट्रेंड है, मल्टीपल एफिलिएशन का भी ट्रेंड है। तो एक ऑथर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का है, लेकिन वो और भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, बहुत से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से भी एफिलिएटेड। तो मॉनेटरी टर्म्स में लोग करते हैं, और यहां पे जाएंगे मोस्ट एफिलिएशन एंड दिस शुड बी कोरिलेटेड विद द सैंकी डायग्राम। यहां पे जाइए ऑप्शन में, ठीक है, और यहां पे जनरेट करिए। तो देखिए आईआईटी सिस्टम ने सबसे ज्यादा पब्लिकेशन किए हैं। आईआईटी सिस्टम में कोलैबोरेटिव लैब। अब इसमें भी देखना चाहें, ठीक है, कि कौन से आईआईटी ने किया। एनआईटी सिस्टम में टोटल एनआईटीज, फिर देखिए आईसीएआर के बहुत से लैब हैं। ये देखिए बहुत, ये यूनिवर्सिटी बहुत पब्लिश कर रही है। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी, देहरादून में यूनिवर्सिटी शायद है, और ये देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, पेट्रोलियम और रिन्यूएबल। आईआईटी दिल्ली उसमें काम कर रहा है, सीएसआईआर काम कर रहा है, आईएएम काम कर रहा है। अब देखिए आईएएम अच्छा काम कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे काम कर रहा है, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी काम कर रहा है, और आईआईटी कानपुर कर रहा है। ठीक है, ये जो वर्क है कोलैबोरेटिव वर्क है। आईआईटी सिस्टम एंड आईआईटी सिस्टम, इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क। ठीक है, ये जो है इंडिविजुअल ऑथर्स का वर्क है, जो उस एक ही एप्लीकेशन से वो एसोसिएटेड है। ठीक है, हाँ ये टॉप 10 ऑथर्स का है, ये टॉप 10 एप्लीकेशन का देख रहे हैं। आप चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हैं। 10 टॉप 10 एप्लीकेशन, हमको ये देखना है कि कौन ऑथर किससे एफिलिएटेड है। वहां पे आपको केवल ग्राफ मिलता था मैम, वहां पे सैंकी डायग्राम यू हैव ओनली द ग्राफ एंड यू कैन कोरिलेट दिस डेटा। हाँ तो यहाँ पे, हाँ तो इंडिया का होगा ही नहीं, तो उसमें टॉप में नहीं होगा इंडिया का। तो आप इसमें बढ़ा लीजिए, आपको टेबल में सारा मिल जाएगा। टेबल में आपका क्या करे, टेबल में व्हाट यू डू, यहां पे जाइए मैम, शो ऑल, आप देखेंगे उसमें इंडिया का भी मिल जाएगा। गो टू द टेबल, शो ऑल रोज। अब देखिए इसमें हमको जो उसमें ग्राफ में नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो मैं कहता हूं टेबल में ऐड कर लीजिए। ये देखिए सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन के भी इंस्टीट्यूशन इसमें मिलेंगे, हु आर द कोलैबोरेटर्स। ये देखिए कितने इंस्टीट्यूशन, एक एक पब्लिकेशन वाले भी हैं, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें आप जाएंगे तो उसमें दिखेगा आपको इंडिया के भी इंस्टीट्यूशन दिखेगा। बिल्कुल, आप एक्सेल सीट है तो आप बिल्कुल फिल्टर लगाइए, इंडिया का कर दीजिए, हो जाएगा। यू हैव टू प्ले विद द डेटा, डेटा आपको मिल गया एनालिसिस करके। ठीक है, यू गॉट द डेटा, प्लॉट भी मिल गया, जस्ट ऐड द प्लॉट। मैं प्लॉट कभी यूज नहीं करता, आई यूज ऑलवेज द डेटा। ठीक है, इसी तरह अफिलिएशन भी,
कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन ने किस ईयर में कितनी पब्लिकेशन दी है, इसका भी बाइफरकेशन हमको मिलता है। ये भी बहुत अच्छा एनालिसिस हो सकता है। देखिए इसका भी हम लोग करके देखते हैं। 5 इंस्टीट्यूशंस का हमने डेटा लिया और देखिए जैसे सोर्स का था उसी तरह से कौन इंस्टीट्यूशन बहुत तेजी से पब्लिकेशन कर रहा है, वो आईटी सिस्टम सारे आईआईटी मिलके बहुत तेजी से पब्लिकेशन कर रहा है, ठीक है। और इस इंस्टीट्यूट और सबसे ज्यादा यूपीईएस यूनिवर्सिटी ने भी काफी अच्छा, अभी देखिए यूपीईएस यूनिवर्सिटी इनिशियली कुछ काम नहीं हो रहा था यहाँ पे, अब ये तेजी से काम कर रहा है, ठीक है। तो यही 2 ऑप्शन आपको यूज करने हैं, मोस्ट रेलिवेंट एफिलिएशंस एंड एफिलिएशन प्रोडक्शन ओवर टाइम। ये डेटा अपने डाउनलोड करके रखिए सो दैट व्हेन वी आर गोइंग टू एनालाइज डेटा हम कोरिलेट कर सके फाइंडिंग, सबको रिपोर्ट में ऐड करिए। अब हम अब जाते हैं कंट्रीज, ठीक है। पहला आपको ये एनालिसिस की ज्यादा जरूरत नहीं है। करस्पॉन्डिंग ऑथर, मैं कह रहा था करस्पॉन्डिंग ऑथर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करस्पॉन्डिंग ऑथर किस कंट्री का था ये भी बता देगा, क्योंकि मेरी इंडिया स्पेसिफिक स्टडीज है तो इसमें बहुत नहीं आएगा, बट यस कोलैबोरेशन आएगा, तो इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको मत एनालिसिस करिए। मैं सीधे जाता हूं कंट्री साइंटिफिक प्रोडक्शन में। यहां पे मेरी कोलैबोरेटिव कंट्रीज का आ जाएगा, जो कोलैबोरेटिव कंट्रीज हैं उनका क्या प्रोडक्शन हुआ ओवर टाइम। क्योंकि मेरी स्टडी इंडिया स्पेसिफिक थी, इसमें बहुत डिटेल्स नहीं आ रहा, देख रहे हैं ना, लेकिन इसके कोलैबोरेटर्स आएंगे, ठीक है। कितने लोगों से कैसे कोलैबोरेट किया ये डिटेल्स इसमें आ जाता है, जस्ट ऐड टू द रिपोर्ट। इसका देखिए हम लोग को बिब्लियोमेट्रिक के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, आप देखिए ऑथर्स में जाइए, एक और आप यूज कर सकते हैं मोस्ट साइटेड कंट्री, और यहाँ पे भी आपको सेम करना है टोटल साइट, किस कंट्री का सबसे ज्यादा साइटेशन था। तो ऑब्वियसली सारे रिसर्च तो हमारे इंडिया बेस्ड है, ये कोलैबोरेटिव कंट्री है, तो इंडिया का जितने पब्लिकेशंस हैं उसमें कितने टोटल साइटेशन है 10,300। देखिए ये सब हमारे कोलैबोरेटिव कंट्री हैं, तो इसका कोई हमको जरूरत, इसकी जरूरत हमको ज्यादा नहीं पड़ती है, तो केवल आप एफिलिएशन तक यूज करिए, कंट्री वाला एनालिसिस मत करिए, इट इज नॉट रिकमेंडेड। अब यहां पे हम लोग एक बड़ी अच्छी एनालिसिस करेंगे, मोस्ट ग्लोबल साइटेड डॉक्यूमेंट्स। अब इंडिया पे स्टडीज भले किया है, लेकिन ग्लोबली कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा साइट हुआ, ठीक है। देखिए ये जो पेपर था प्रधान पी, इसमें देखिए वो ऑथर नहीं आ रहे हैं जो टॉप प्रोडक्शन उनका ज्यादा था पेपर, इसमें वो ऑथर आ रहे हैं जो सबसे क्वालिटी वाला काम किसने किया। तो ये देखिए प्रधान पी जो है, इन्होंने मोस्ट ग्लोबल साइटेड, ये लिखा मोस्ट ग्लोबल साइटेड, कंट्री वाला नहीं करना, कंट्री की हमको जरूरत नहीं, डॉक्यूमेंट्स वाला एनालिसिस में जाइए, गो टू डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट ग्लोबल साइटेड डॉक्यूमेंट्स। हमको ये चाहिए ना कि कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा साइट हुआ, कंट्री वाला नहीं करना है, बोल दिया मैंने, सुना भी किए, मैंने बोला ना कि देयर इज नो नीड टू डू कंट्री वाइज एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। वो हमारा डेटा ऑलरेडी दूसरे एनालिसिस में मिल गया है, ठीक है। सैंकी डायग्राम हम कंट्री वाइज नहीं बनाए हैं, वहां अगर कंट्री वाइज बनाओगे तब यहाँ पे कंट्री वाइज एनालिसिस की जरूरत होगी, अदरवाइज नहीं। सो ग्लोबल साइटेड डॉक्यूमेंट्स में जाइए, तो दिस पेपर इज सबसे ज्यादा ये पेपर साइटेड हुआ है, ठीक है। और उस पेपर का डिटेल जाना चाहिए तो जस्ट क्लिक आप उस पेपर पे करेंगे, कौन सा पेपर सबसे ज्यादा साइटेशन। ये देखिए ये पेपर पब्लिश हुआ है फ्यूल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, और अभी तक का इस फील्ड में ये भी देखिए एक रिव्यू पेपर है,
रिव्यू पेपर है, इट इज अ बिब्लियोमेट्रिक्स एंड सिस्टमेटिक रिव्यूज। सबसे ज्यादा मैंने एक बात बोली थी शुरू में ही कल के कि अगर रिव्यूज पेपर लिखोगे इट वुड बी हाईली साइटेड पेपर्स। सबसे ज्यादा साइटेशन इस डॉक्यूमेंट को मिले हैं और इट हैज बीन पब्लिश इन ए वेरी गुड जर्नल। 7.2 इंपैक्ट फैक्टर है और पेपर कैसा है? रिव्यू पेपर है। रिव्यू पेपर मींस सिस्टमैटिक रिव्यूज इसने किया है सेम तरीके से। इसने उसी तरह से डेटा को निकाल के क्लस्टरिंग कर दिया है जो आगे हम बताएंगे। करेस्पॉन्डिंग ऑथर का एनालिसिस नहीं करना है, इसकी यूज करेस्पॉन्डिंग ऑथर एनालिसिस अलग चीज है। करेस्पॉन्डिंग एनालिसिस, ऑथर एनालिसिस इज एनालिसिस अबाउट, केवल वो क्या करता है टोटल ऑथर में करेस्पॉन्डिंग ऑथर को एक साथ कर देता है। हो सकता है ऑथर 6वें पोजीशन पे हो, ठीक है। आप टोटल डेटा में आपने देखा कि एक बार जब मेन इंफॉर्मेशन निकाली थी तो उसमें कहा था सिंगल ऑथर कितने पेपर है, ठीक है, मल्टीपल ऑथर्स कितने पेपर्स है। अब उसमें भी मल्टीपल ऑथर्स पेपर में कौन कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर है और वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर किस कंट्री का है। हो सकता है हम पेपर पब्लिश कर रहे हैं, माय कोलैबोरेटर्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन मैं करेस्पॉन्डिंग ऑथर हूं, तो करेस्पॉन्डिंग ऑथर को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, इसलिए एनालिसिस बनाई गई है। इस एनालिसिस का अभी बिब्लियोमेट्रिक्स में बहुत ज्यादा यूज नहीं है। ये आपको जानने के लिए जरूर है कि यस करेस्पॉन्डिंग ऑथर इज फ्रॉम इंडिया, ठीक है। और ये उसलिए भी है दिखाने के लिए, इंटरव्यू में जाइए तो वहां लेके जाइए कि ये पेपर हमारे पब्लिश हुए हैं 50 पेपर और ये डेटा हमारा देखिए कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग ऑथर में एनालिसिस में आई एम द लीडर इन दैट फील्ड। सारे पेपर मेरे करस्पॉन्डिंग ऑथर में पब्लिश हुए हैं। सो दिस इज ये फॉरेन कंट्री में बहुत यूज होता है, इंडिया में बहुत यूज इसके वो नहीं है। और यहां से उस पेपर्स को देख भी सकते हैं, जस्ट ऐड इन द रिपोर्ट। और ये बड़ा अच्छा एनालिसिस होता है, आगे हम बताएंगे, अभी तो मैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। देन ग्लोबल साइटेड हो गया, ये दोनों चीज आपको नहीं यूज करना है। रेफरेंस हमने लिया नहीं है तो रेफरेंस वाला हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि रेफरेंस हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है। अगर रेफरेंस की एनालिसिस करनी हो तो हमको वहां से डेटा कौन से फॉर्म में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, फुल रिकॉर्ड विथ साइटेड रेफरेंसेस, तब ये काम करेगा, अदरवाइज अभी आपको जरूरत नहीं। वो एडवांस लेवल पे जब साइंटोमेटिक्स करते हैं हम लोग तो करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज गोइंग टू वेरी, अब इसका थोड़ा सा थीमेटिक एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है। वर्ड्स है ना, अगर इस पे भी केवल एनालिसिस कर लोगे तो एक पेपर इस पे भी पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो अब छोटे छोटे पार्ट्स में भी लोग करते हैं, मैं दिखाऊंगा पेपर कैसे पब्लिश हुए। मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स आया है ना, इसको क्लिक करिए, साथ साथ करिए। यहां दिस इंटरफेस सबके पास है। मेक श्योर क्लिक ऑन द ऑप्शन, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड बेस्ड एनालिसिस, द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी एनालिसिस इज फाउंड ऑन द कीवर्ड्स। कीवर्ड कहां कहां हो सकते हैं, ऑथर्स कीवर्ड हो सकता है, इंडेक्स कीवर्ड हो सकता है, टोटल कीवर्ड हो सकता है। अगर कीवर्ड प्लस यहां पे लेंगे तो इट विल कैलकुलेट ऑल द ऑथर्स कीवर्ड एंड ऑल द इंडेक्स कीवर्ड, तो कीवर्ड की संख्या हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। देखिए अगर रेलिवेंसी की बात करेंगे, रेलिवेंट कीवर्ड, तो ऑथर कीवर्ड इज कंसीडर्ड इज द मोस्ट एक्यूरेट कीवर्ड बिकॉज ऑथर नोज द सेंट्रल आइडिया ऑफ देयर पेपर, इसीलिए ऑथर कीवर्ड की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए कीवर्ड प्लस मीन्स एवरीथिंग। अगर आपका डेटा सेट छोटा है
So it is always recommended that you should use keyword plus. If your data sets is smaller in size, अगर बड़ा है, then use author keyword. और रेलिवेंसी पे भी इसका असर पड़ता है. यहां एक टेक्निकल चीज आती है, उसको मैं समझाऊंगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ध्यान से समझिएगा. अगर इसको आप नहीं समझेंगे, सो आई एम सेलेक्टिंग द ऑथर्स कीवर्ड और मैं 20 कीवर्ड्स यहां पे दे रहा हूं. 20 कीवर्ड्स का मैं कर रहा हूं एंड आई डू द एनालिसिस. ये बड़ा अच्छा हमको देता है. ठीक है. ये बताता है कि किस फील्ड में. रिमेंबर सैंकी डायग्राम, वहां कीवर्ड्स दिया था ना, ऑथर कीवर्ड से ही हमने जनरेट किया था. हियर आल्सो आई एम जनरेटिंग यूजिंग, वहां भी 20 की. एंड दिस डेटा वी आर गोइंग टू कोरिलेट विद द सैंकी डायग्राम. देखिए वो पहले आ गया, ये बाद में एनालिसिस आ रही है. वो सैंकी डायग्राम इतना बढ़िया डायग्राम बनाता है कि थ्रू दैट डायग्राम वी कैन एनालाइज द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द रिसर्च मैपिंग. पूरे रिसर्च फील्ड का हम पूरा आइडिया जनरेट कर सकते हैं. हमारे पास टेबल हैं उसके. ठीक है. तो सबसे ज्यादा अगर काम हो रहा है इन जियो पॉलिटिक्स एंड एनर्जी जियो पॉलिटिक्स पे, स्पेशली पेट्रोलियम जियो पॉलिटिक्स, तो वो एनर्जी सिक्योरिटी की बात सबसे ज्यादा हो रही है. यानी मोस्ट ऑफ द पेपर विच हैज बीन पब्लिश्ड इन वेरियस सोर्सेज आर डीलिंग विद एनर्जी सिक्योरिटी. यानी पूरी दुनिया में ट्रेंड क्या है एनर्जी सिक्योरिटी का. ठीक है. गॉट द आइडिया. ठीक है. कई बार यहां पे क्या होता है, दिस स्टेप इज वेरी वेरी एसेंशियल. ठीक है. और मैं एक बार आपको मैं दिखा रहा हूं, मैं कीवर्ड प्लस में भी देखता हूं. ठीक है. ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, कितने बार ये वर्ड्स आए हैं अक्रॉस ऑल द लिटरेचर्स. इसके टेबल भी यहाँ पे लिखा हुआ है. इसका आप ग्राफ लेना है तो ये वाला ले लीजिए ग्राफ, नहीं लेना है तो आप इस तरह के टेबल पे अकरेंस के हिसाब से जनरेट भी कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल. यहां पे मैं कीवर्ड प्लस में वो करता हूं. अब्स्ट्रैक्ट वाइज भी कर सकता हूं, टाइटल वाइज भी कर सकता हूं, लेकिन हमारे पास पहले से ही है. तो देखिए क्या अंतर पड़ा. मैंने कीवर्ड प्लस कर दिया तो क्या अंतर पड़ा. देखिए ट्रेंड हैज बीन चेंज. ठीक है. और बहुत अलग अलग तरह का बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें नहीं दिख रहा कीवर्ड प्लस में. ठीक है. जैसे मैं चाहूं कि फ्यूल और ऑयल. अब देखिए एक चीज मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम इसके डेटा को डायरेक्टली यहां से एडिट कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज मैं बताने जा रहा हूं, दैट यू नीड टू रिमेंबर. और ये एनालिसिस में हमको जरूरत पड़ेगी. यहां तक सबका हो गया ना. अब देखिए क्या है इसमें. देखिए सारे उसमें देखिए इंडिया वर्ड नहीं आ रहा. इंडिया वर्ड आना भी चाहिए था, ये ठीक भी है. आप रिप्लेस करना चाहो तो आप बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. जैसे मैं अगर ऑथर्स कीवर्ड में गया यहाँ पे तो देखिए कि इंडिया वर्ड चाह रहा. मैं चाह रहा हूँ इंडिया ना आए, इंडिया पे तो स्टडी कर ही रहे हैं. तो व्हाट इज नीड टू बी पुट अ कीवर्ड लाइक इंडिया. इंडिया इसलिए कीवर्ड है क्योंकि इट इज इंडियन स्टडीज. तो उस स्टडीज में इंडिया एक कीवर्ड ऑथर ने मेंशन किया. मैं चाहता हूं इंडिया कीवर्ड ना रहे. तो यहां कोई मैकेनिज्म नहीं है आप डिलीट, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेटा सेट्स पे काम करें, यहां आप डिलीट नहीं कर सकते. लेकिन यस मैकेनिज्म इसमें है सॉफ्टवेयर में कि आप उसको रिमूव कर सकते हो. कई बार सिंगुलर प्लूरल भी आ जाता है. ठीक है. जैसे विमेन
वुमेन दोनों आ जाएगा, दोनों को अलग अलग कीवर्ड्स बोलेगा, तो उसको भी हम रिमूव यहां से कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज आई एम गोइंग टू टेल यू. ये एकदम याद रखिएगा. अगर ये आप रखेंगे तो आप अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर. अब मैं जैसे चाहता हूं इंडिया वर्ड ना रहे, इंडियन स्टडी मैं कर ही रहा हूं, तो इंडिया कीवर्ड की क्या जरूरत है. बाकी मुझे पता है कि ये बड़े अच्छे ट्रेंड आ रहे हैं. देखिए बायोफ्यूल्स पे काफी काम हो रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. अब इंडिया में मैं जियोपॉलिटिक्स और पेट्रोलियम के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो कौन से ऐसे एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है और कौन से एरिया है जिसपे कम काम हो रहा है. अब देखिए एनर्जी इमिशन पे बहुत कम काम हो रहा है, ठीक है, एफिशिएंसी पे कम हो रहा है, बायोमास पे कम काम हो रहा है, बायोगैस पे कम काम हो रहा है, ठीक है. क्लाइमेट चेंज पे भी हमारे दिमाग में है कि क्लाइमेट चेंज पे इंडिया में काम हो रहा होगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज पे काम नहीं हो रहा है. किस पे हो रहा है? एनर्जी सिक्योरिटी पे काम हो रहा है. तो आपको अगर पॉलिटिकल साइंस में कोई इस एरिया ब्रॉड एरिया में अगर सब्जेक्ट चूज करना है फॉर योर रिसर्च टॉपिक, तो आप कौन सा टॉपिक ले सकते हो? एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड, एनर्जी सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिक्स, इट कैन बी अ टॉपिक. आप पूरा रिसर्च का टॉपिक ही पीएचडी का ले सकते हो. A bibliometrics and systematic review of global research on energy security and petroleum. पूरी पीएचडी भी हो सकती है इसमें. तो सारा पता चलेगा कि शुरू के कोर्स वर्क में ही आपने सारा डेटा वगैरह करके एनालाइज करके रख दिया, ठीक है. अब धीरे धीरे आप लिख रहे हो एनालिसिस, तो पता चलेगा 2 साल में आपकी पीएचडी एकदम रेडी टू सबमिट है, क्योंकि यू हैव टू वर्क ऑन द सेकेंडरी डेटा सेट्स, ठीक है. तो लोग करते हैं ऐसे भी काम. ये जो दिस सॉफ्टवेयर अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो दिस इज वेरी वेरी गुड सॉफ्टवेयर. इसीलिए मैं चूज किया. मैं दूसरे सॉफ्टवेयर भी बता सकता था, बट दो सॉफ्टवेयर आर वेरी कॉम्प्लेक्स. लेकिन इस सॉफ्टवेयर दिस इज समथिंग which is easy to use, easy for novice user. Just a second. Hello sir. How are you, sir? So you see the table has been generated. अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको केयरफुली सुनो. अपने से assumptions करके don't play with this software. रील्स नहीं है कि 5 सेकंड में 10 सेकंड में आपको अप करना है. अगर प्ले करोगे सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा, ठीक है. अभी मैं लंच करने जाऊंगा. पूछिए. सर एज आपने बोला अगर डेटा छोटा है तो हम लोग कीवर्ड प्लस पे रहेंगे, अदरवाइज हम ऑथर्स कीवर्ड पे जाएंगे. I didn't say. मैंने ये बात नहीं बोली. मैंने ये बोला दिखाने के लिए जस्ट बोला. I said that if the more accurate keyword is author keyword. Keyword plus अगर आप लेते हो it is index keyword. आप देखिए ट्रेंड हम दोनों दिखाए. What is the difference? तो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर कीवर्ड प्लस लेता है, और जो रिसर्चर होते हैं मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोस में यही है, टेक कीवर्ड प्लस, बिकॉज बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर. लेकिन दे डोंट हैव आइडिया कि हम थोड़ा सा पैरामीटर अगर चेंज कर दें तो कितना रिजल्ट्स में. अब देखिए आपके पास कीवर्ड प्लस वाला अच्छा रिजल्ट आया कि कीवर्ड वाला आया. कीवर्ड वाला आएगा बिकॉज author keywords are considered as most accurate and central ideas of
और रिसर्च पेपर, ऑथर बेटर Yes, sir. जानता है। Yes, sir. और उसके लिए इट इज नॉट कि मैं बोल रहा हूं, इसके लिए ऑलरेडी कई पेपर्स इस पे लिखे गए हैं, व्हाई ऑथर्स कीवर्ड। एक मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था एंड देन आई हैव डन अ स्टडी ऑन चूजिंग ऑथर कीवर्ड। देन रिव्यूअर आस्क कि ऑथर कीवर्ड क्यों लिया गया। तो मैंने, आप कोई चीज वेग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप ये नहीं कर सकते कि सेंट्रल आइडियाज तो ऑथर का ही हो, नो। तो मैंने सर्च की स्टडीज एंड आई हैव सीन दैट सो मेनी पेपर्स हैव बीन पब्लिश्ड दैट व्हाई ऑथर्स कीवर्ड इज द सेंट्रल कीवर्ड एंड मोस्ट एक्यूरेट। मैंने वो सारे रेफरेंस को साइड करते हुए मैंने रिव्यूअर्स को लिख दिया एंड दैट पेपर गॉट एक्सेप्टेड। तो ये जो कर रहे हो, यू हैव टू गिव, आपको मैन्युस्क्रिप्ट में ही लिखना है व्हाई यू हैव चूजन द ऑथर कीवर्ड। मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या लिखा है, व्हाई ऑथर कीवर्ड हैज बीन चूजन। जो भी करोगे इट शुड बी अ साइंटिफिक वे में करोगे। जो कर रहे हो, यू हैव टू राइट इन मेथोलॉजी दैट व्हाई यू हैव चूजन द ऑथर कीवर्ड। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आल्सो मैं हमेशा कहूंगा यूज ऑथर कीवर्ड। देखिए कई चीजों में, कई एनालिसिस में हमको कीवर्ड प्लस की भी जरूरत पड़ती है। अभी वो आपका लेवल नहीं है, कीवर्ड प्लस की कहाँ जरूरत है वो अलग एक एनालिसिस है, मैं बताऊंगा फैक्टोरियल्स और बहुत तरह के एनालिसिस। अभी हमारे पास टाइम है कल तक का, एक्सक्यूज मी सर। तो बहुत चीजों पे काम करेंगे। तो ऑलवेज Okay, वर्क sir. ऑन द Thank ऑथर, you. ठीक है। Yeah, sir. Thank you. एक्सक्यूज सो मी सर। मैं चाहता हूं इसमें, नाउ माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। मैं चाहता हूं इंडिया पे तो स्टडी, इंडिया कीवर्ड नहीं आना चाहिए। इंडिया पे तो मैं स्टडी कर ही रहा हूं, और इंडिया पे क्यों आया है ऑलरेडी यू नो, बिकॉज इट इज अ इंडियन ऑथर हैव कंट्रीब्यूटेड, बिकॉज मैंने स्कोप क्या लिया, इंडिया। तो इंडिया है कि मैं चाहता हूं इंडिया कीवर्ड इसमें ना रहे, ठीक है। तो कैसे इसको एडिट कर सकते हैं, एक बड़ा चैलेंज है। तो पहले इस सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रोविजन नहीं था, बट लेटर ऑन इन लोगों ने मॉडिफिकेशन किया, सॉफ्टवेयर को बहुत इंप्रूव किया है पहले से इस सॉफ्टवेयर को इन्होंने, और दे हैव एडेड अ न्यू ऑप्शन, टेक्स्ट एडिटिंग। ठीक है, जैसे स्टेप में बताऊंगा, जस्ट यू हैव टू फॉलो द सेम। ठीक है, आपको कैसे फॉलो करना है, सेम स्टेप फॉलो करना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। It will say that load a list of term to be removed. ठीक है, कौन कौन से टर्म्स को आपको रिमूव करना है। नो, बाय डिफॉल्ट कोई सी को रिमूव नहीं करना है, लेकिन मैं चाहता हूं इंडिया ना रहे इसमें, ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे करूंगा यस, ठीक है, और यहां पे वो सारे कीवर्ड, केवल इंडिया ही नहीं, जो मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं, ठीक है। जैसे क्या आ सकता था, यहां आया नहीं, ऐसा भी हो सकता था कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा हुआ है ना, तो ये भी आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो दो अलग अलग आ गए। तो आपको डेटा में आपको चेंज नहीं है, हम चाहते हैं कि एक, दोनों बताता हूं कैसे कैसे करेंगे। लोड अ लिस्ट ऑफ टर्म टू बी रिमूव्ड, कैसे इसको करना है, ठीक है। अब आपको अपने नोटपैड में जाना है, ठीक है। जो भी टर्म्स आपको रिमूव करने हैं, ठीक है, इसमें एक ही टर्म है, ज्यादा होंगे तो कॉमा या सेमीकोलन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन सा टर्म हमको रिमूव करना है, मेक श्योर स्पेलिंग और आपका कैपिटलाइजेशन सेम होना चाहिए, उसमें इंडिया स्मॉल में लिखा हुआ, ठीक है, सेम तरीके से लिखिए और इसको सेव कर दीजिए। ओपन नोटबुक, नोटपैड, टेक्स्ट एडिटर है वो, सेव में जाइए और मैं इसको सेव कर दे रहा हूं।
ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी हैंड्स ऑन, ठीक है। इसको मैं वर्ड दे रहा हूं, इस फाइल को रिमूव ठीक है, इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, अभी एक ही वर्ड मैं दिया हूं, आपके पास ज्यादा भी वर्ड हो सकते हैं। नाउ यू हैव सेव्ड, ओपन नोटबुक, नोटपैड, टेक्स्ट एडिटर। अगर एक से ज्यादा वर्ड है, सेपरेट सेमीकोलन और कॉमा स्पेस देके करिए, तो सारे वर्ड को एक साथ रिमूव करेगा। मैं इंडिया को रिमूव करना चाहता हूं। गो टू द ब्राउज ऑप्शन। अब मैं यहां रिमूव कीवर्ड्स वाला बनाया है मैंने। ओपन, जैसे ही ओपन करोगे देखिए एक कीवर्ड जो उसमें था यहां पे आ जाएगा, और इसको क्या लिखा है, स्टॉप वर्ड। स्टॉप वर्ड इज ए वर्ड टू रिमूव। अब क्या होता है, जब हम इंडेक्स कीवर्ड्स पे काम करते हैं तो कई बार आर्टिकल है तो आर्टिकल को भी एक वर्ड कीवर्ड ले लेता है, और मेजॉरिटी ऑफ ऑथर्स कीवर्ड में भी वो पूछता है किस टाइप का ये पेपर है, रिव्यू पेपर है कि रिसर्च पेपर है, तो रिसर्च पेपर को भी एक कीवर्ड ले लेगा। और मेजॉरिटी ऑफ बिब्लियोमेट्रिक दैट हैज बीन पब्लिश्ड, उनका जो कीवर्ड बेस्ड एनालिसिस है वो गलत है। अब जाके देखिएगा, ये भी हो सकता है एनए दे, एनए नॉट अवेलेबल। मैं दिखा दूंगा ऐसी स्टडी दैट हैज बीन पब्लिश्ड, बस उसमें लिखा है नॉट अवेलेबल, यानी वो कीवर्ड एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो पाया। एनए कैसे कीवर्ड हो सकता है? बट दिस इज नोन एज कीवर्ड क्लीनिंग प्रोसेस। तो आपको मेथोडोलॉजी में लिखना है कि कैसे आपने डेटा को क्लीन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, आप इसको सिंपल तरीके से मत लीजिए। अब आ गया, ओके करिए, ठीक है, एंड देन फिर से एनालिसिस चला दीजिए। इंडिया यहां से हट गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, ठीक है। ये इसको बहुत हल्के में मत लीजिए कि अरे ऐसे ही है, ठीक है। दिस इज कीवर्ड इस क्लीनिंग प्रोसेस। इररिलेवेंट जो कीवर्ड्स इसमें आ रहे हैं उसको हम बीइंग एक्सपर्ट हम समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें से वो रिमूव कर सकते हैं। ऑप्शन इज क्लियर, व्हाट यू नीड टू डू दैट। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको मिलेगा नहीं कि टेक्स्ट एडिटिंग का क्या यूज है। मोस्ट ऑफ द स्टडीज मैं बता रहा हूं जो पब्लिश हुई है वो गलत हुई है, बिकॉज इट यूजेज रॉन्ग कीवर्ड। मैंने कहा रिसर्च पेपर टाइप है तो उसमें रिसर्च पेपर टाइप आ गया। रिसर्च पेपर कीवर्ड रह के क्या करेगा? आर्टिकल कीवर्ड है, लोगों ने कर दिया है। एनए, एनए नॉट अवेलेबल। सॉफ्टवेयर जो डेटा अवेलेबल नहीं रहता उसको एनए लिख देगा, उस पे भी लोगों ने कर दिया, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू एडिट दिस कीवर्ड। हम लोग ये दूसरे तरीके से करते हैं। मैं जो एनालिसिस करता हूं मैं इस पे हमेशा नहीं करता, दूसरे भी तरीके हैं इसके, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट। सर आई हैड अ क्वेश्चन, लाइक जो डेटा हम सेलेक्ट किए हैं वो ग्लोबल लेवल पे है और हमको 176 डेटा टोटल ग्लोबली मिला है, तो उनमें से हम कैसे डेटा एक कीवर्ड डाल के क्या एक्सक्लूड करें? बिकॉज इंडिया लेवल पे सिर्फ 2 ही पेपर शो कर रहे थे। दिस इज नथिंग टू डू विद द इंडिया। ये मेरी स्टडी में मैंने इंडिया क्यों रिमूव किया है मैंने अभी एक्सप्लेन किया। लिसन प्लीज, Yes sir, लिसन yes sir, I got your point. why India has been removed, because India पे ही मैं स्टडी कर रहा हूं, और why India was coming because it is Indian based, Indian author have contributed। तो उन्होंने इंडिया को एक कीवर्ड अपने ऑथर में उसमें पेपर्स में डाला था, लेकिन इंडिया की हमको जरूरत नहीं है। आई वांट टू हैव अ रिसर्च ट्रेंड ऑन द जियोपॉलिटिक्स एंड पेट्रोलियम स्टडीज। मुझे इंडिया से मतलब नहीं है।
इंडिया का तो बता ही रहा है कि कंट्री वाइज प्रोडक्शन क्या है, इंडिया कीवर्ड लेके मैं क्या करूंगा? सो दैट्स व्हाई आई रिमूव। आपका डेटा सेट अलग हो सकता है, तो आपको बीइंग अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ये आपको समझना है कि विच वन इज रेलिवेंट, विच वन इज नॉट। इस स्टेप का प्रोसेस ये है आपको बताने का कि इस स्टेप से आप ये समझ सकें कि ये दिस इज एक्सपर्ट रिव्यू। आप रिसर्च क्या कर रहे हो? सब कुछ सॉफ्टवेयर कर दे रहा है। दिस इज द रिसर्च। बीइंग एक्सपर्ट आपको रिव्यू करना है कि कौन सा इसमें रेलिवेंट है, कौन सा इररेलिवेंट है। सो इन दिस स्टेप यू कैन एडिट द डेटा, एंड हाउ टू एडिट द डेटा मैंने वो प्रोसेस बताया। हो सकता है आपके बहुत रिजल्ट ऐसे रिजल्ट आए जो 10-12 ऐसे कीवर्ड हो जो इररेलिवेंट हो, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ना हो, तो आप सबके कीवर्ड में कॉमा या सेमीकोलन डालिए एंड जस्ट अपलोड दैट टेक्स्ट, वो सारे को रिमूव कर देगा। यस मैम। ओके, थैंक यू। Sir, I have one question. उस ये इसकी डिफरेंट रिपोर्ट सेव होगी। दिस इज कीवर्ड एनालिसिस। हम बताएंगे, अभी तो मैं उस पे आ रहा हूं। मैं यस मैम, अभी तो हम केवल डेटा एनालिसिस लिखना कैसे है वो मैं बताऊंगा कि कहाँ किसको फिट करना है, कहाँ कीवर्ड एनालिसिस को फिट करना है। ये अलग अलग अभी हम जस्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट डेटा को एनालिसिस। अब एक बार हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो हमको इस सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं। वंस वी हैव रिपोर्ट, अब कीवर्ड एनालिसिस हम लिखेंगे एंड वी आर गोइंग टू राइट इन कीवर्ड एनालिसिस दैट व्हाट आर द पैरामीटर्स वी हैव यूज्ड। सो हम लिखेंगे कि वी हैव जनरेटेड द कीवर्ड एनालिसिस यूजिंग ऑथर कीवर्ड। हाँ ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल करेगा। अभी डिफरेंस, वो मैप अलग चीज कह रहा है, जैसे सॉकर आपको नहीं करना है कि उस मैप को हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने रिमूव किया। कि यहाँ पे हम लिखेंगे अपने एनालिसिस में कि दीज वर द कीवर्ड्स, उसका डेटाबेस एनालिसिस हुआ एंड वी हैव रिफाइंड दैट कीवर्ड, irrelevant keywords like sockers and others जो भी है have been removed। क्यों रिमूव किया है वो रीजन देना पड़ेगा। यहाँ पे अलग आएगा, उसका एनालिसिस अलग है, वो कीवर्ड एनालिसिस नहीं है। दिस इज द कीवर्ड एनालिसिस। ये केवल सोल कीवर्ड, अभी तक जितने एनालिसिस किए हैं वो कीवर्ड एनालिसिस नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग कीवर्ड एनालिसिस कर रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं। दैट इज कीवर्ड एनालिसिस मींस we wanted to know that in which field maximum number of researches have been published। इसका पर्पस अलग है, उसका पर्पस अलग है। अभी अभी कर लेंगे सारा, जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम जस्ट डेटा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा डेटा आ गया। जस्ट you can add this data in the report and you can add this table as well। यहां से png वगैरह मत डाउनलोड करिए। ठीक है, जितना मैं बोलता हूं उतना ही करिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा 10 मिनट में थोड़ा कंप्लीट करते हैं, फिर लंच के लिए हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर दें। हाँ, कि लंच ब्रेक लेना है अभी, फिर से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा सारा। ठीक है, अब देखिए एक और इसमें केवल कीवर्ड एनालिसिस पे हम एक नया पेपर पब्लिश कर सकते हैं, केवल कीवर्ड बेस्ड एनालिसिस। एक कंप्लीट पेपर हमारा पब्लिश हो सकता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूं, सारे अच्छे जर्नल्स जो है स्कोपस इंडेक्स, उसमें अगर आप अपने फील्ड का केवल कीवर्ड एंड थीमेटिक एनालिसिस कर दोगे तो पब्लिश हो जाएगा। आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव में जाने की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग एनालिसिस एक कंप्लीट पेपर्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट की अपनी डॉक्यूमेंट की लेंथ होती है। कुछ कहता है 5000 वर्ड ही लिखना है,
तो 5000 वर्ड में कैसे सारा आएगा? तो हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पार्ट्स में पब्लिश करते हैं। केवल कीवर्ड एनालिसिस में मैं दिखा दूंगा हजारों पेपर पब्लिश्ड। तो आप बड़े अच्छे एनालिसिस का, तभी तो मैं कह रहा हूं कि एक पूरी थीसिस लिखी जा सकती है, कंप्लीट थीसिस कैन बी रिटन। इसीलिए मैं कहता हूं 3 पब्लिकेशन तो तय है, एक सिस्टमैटिक रिव्यू और एक ये, और इसमें भी ब्रेक्स करके आप कर सकते हो, और एक बुक पूरी पब्लिश हो सकती है, दैट इज नथिंग बट अ थीसिस। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा मैं और बता दे रहा हूं, देन विल टेक अ लंच। ओके, यहां पे भी जाइए, यहां पे भी आपको क्या करना है, ऑथर्स कीवर्ड्स पे ही मैं काम कर रहा हूं, और यहां पे थोड़े से और कीवर्ड्स आप चाहो तो, जैसे मैं 50 कीवर्ड्स की जगह 100 दे दूं। ये बहुत अच्छा सा हमको मैप क्रिएट करके देता है। देखोगे, दिस इज हॉट स्पॉट ऑफ रिसर्च। जो कीवर्ड के ट्रेंड में आ रहा था कि कौन से, मैं बोल रहा था एनर्जी सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा काम हुआ है, हो रहा था ना, तो यहां पे आप देखिए सबसे ज्यादा जो काम हुआ है वो एनर्जी सिक्योरिटी पे हुआ है। देन रिन्यूएबल एनर्जी, बायो डीजल, देखिए बायो डीजल भी इसमें आ रहा है। देखिए अभी बायो डीजल पे भी काफी काम चल रहा है इंडिया में। रिन्यूएबल एनर्जी में बायो डीजल देखिए पे काम चल, सस्टेनेबिलिटी, इमिशन, एनर्जी पॉलिसीज, ये बड़ा अच्छा मैप जनरेट करता है। और इसका टेबल भी, इसको बोलते हैं वर्ड क्लाउड। सेम प्रोसेस, हम गए वर्ड क्लाउड में, यहां पे हमने ज्यादा वर्ड ले लिया, यहां से भी कीवर्ड्स को हम रिमूव कर सकते हैं। एक बार आपने वहां रिमूव कर दिया तो यहां रिमूव नहीं होगा। यहां देखिए इंडिया कीवर्ड आ रहा है, यहां फिर से करना पड़ेगा। इट इज फॉर पर्टिकुलर एनालिसिस ओनली। यहां फिर से इंडिया को जैसे हमको रिमूव करना हो तो यहां से फिर से हम जाएंगे उसी तरह प्रोसेस में, और यहाँ टेक्स्ट एडिटिंग में जाएंगे, यहाँ यस में जाएंगे, यहाँ ब्राउज में जाएंगे, फिर यहाँ इंडिया रिमूव करेंगे, फिर आएगा, फिर एनालिसिस करेंगे, तो इंडिया अब हमारा इस मैप से हट जाएगा। हर बार वो प्रोसेस करना है। इससे आपके ओरिजिनल डेटा सेट्स में कोई चेंज नहीं होता। ओरिजिनल डेटा सेट्स हमारा एज इट इज रहेगा हमेशा। ओरिजिनल डेटा सेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, इट इज फॉर पर्टिकुलर एनालिसिस। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, और हम इसी तरह से इसके टेबल भी हम लोग जनरेट करते हैं। अब मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूं, बाद में अब काम करेंगे अभी इसमें आगे। अभी लंच ब्रेक लेते हैं। अब मैं इतना रिपोर्ट हमने देखिए बना ली, और मैं एक्सपोर्ट करके रख लेता हूं। देखिए कितने एनालिसिस हमने कर लिए, पूरी बुक ही लिख देंगे। देखिए कितने एनालिसिस हमारे आ गए। सारे जो एनालिसिस हमने किए हैं, देखिए सारे टैब में आएंगे, सारा हमारे पास डेटा आ जाएगा। देखिए सारे अच्छे से आ गया है, सारा डेटा भी आया है, ऑथर प्रोडक्शन ओवर टाइम प्लस डेटा, एप्लीकेशन डेटा, कंट्री डेटा, जो भी करेंगे सब यहाँ पे आएगा। मोस्ट फ्रीक्वेंट कीवर्ड्स, ठीक है, वर्ड क्लाउड एंड वर्ड क्लाउड 2 आफ्टर रिमूविंग। और देखिए यहाँ पे आ जाता है कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी, पूरे का टेबल पूरे का आएगा। ठीक है, तो यहां से आप चाहो तो आप एक्सेल में भी जनरेट कर सकते हो, बट अच्छा मैप जनरेट करता है। तो इतना कर लिए, ठीक है, तो ब्रेक ले लेते हैं। तो जब रिसेंबल्ड होंगे 2 o'clock, तो वी अगेन स्टार्ट द प्रोसेस। आज पूरी एनालिसिस हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, कल एक I have one query. हाँ बोलिए Am I मैम। audible? So मुझे ये query है कि suppose we are choosing 20 keywords and suppose we have removed 5 keywords from them in the keyword cleaning process, then there will be remaining 15 keywords for which graph will be drawn automatically. यस,
but it won't change. It is for time being. जो analysis हमने किया है, that will save only for time being only. It won't change the original data sets. Okay, sir. ये time being के लिए analysis करिए, use करिए. Okay, sir. But Thank you. original data sets में it is not going to change. Okay. ओरिजिनल डेटा सेट्स में भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस अलग है. डन हो गया. Sir, I had one doubt. Like Please ask. सर ग्लोबली अगर हम डेटा एक्सट्रैक्ट किए थे वेब ऑफ साइंस से तो 176 हमको डेटा मिला था, ठीक है. स्पेसिफिकली आई चूज द इंडिया, तब सिर्फ 2 पेपर्स हमें शो कर रहे थे. तो इफ आई वांट, दो पेपर पे हाँ सर, बिब्लियोमेट्रिक्स तो होंगी ही नहीं. यस सर. तो सर इफ आई वांट टू कंपेयर द ग्लोबल डेटा विद द इंडियन डेटा, तो क्या हम वो कर सकते हैं? 2 पेपर पे क्या कंपैरिजन होगा? कंपैरिजन कैन बी मेड ऑन एटलीस्ट द प्रोपोर्शन ऑफ एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए. 2 पेपर से ग्लोबल का कैसे कंपेयर कर पाओगे? 2 पेपर का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? इट्स वेरी लेस कंट्रीब्यूशन. Yes, अब मान लीजिए 200 का डेटा सेट्स है, तो एटलीस्ट इंडिया का कंट्रीब्यूशन उसमें सिग्निफिकेंट होना चाहिए. 20-30 पेपर्स होंगे तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन. ऐसा आप खुद सोचिए कि रिसर्च क्या हो सकती है. व्हाट इज द इनसाइट? आप बैठ के खुद ही सोचिए कि अगर ग्लोबल में हम कंपेयर कर रहे हैं तो वी शुड हैव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, तब वो ग्लोबल का कंपेयर हम कर सकते हैं. कंपैरेटिव तो दे ही रहा है, डेटा सेट तो कंपैरेटिव रिजल्ट्स दे देगा, बट हाउ वी आर गोइंग टू टेल दैट इंडिया हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल रिसर्च? वो तो कैसे करना पड़ेगा जब सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगा. अब एक पेपर हो तो कैसे? इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट, इट इज अ नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन. यू शुड हैव अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन. ओके, पहले सिंपल चीज सीखिए, देन स्लोली वंस यू डेवलप द आइडिया. बिब्लियोमेट्रिक इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल. आप कितने अच्छे से सोच सकते हो कि क्या हो सकता है. डेटा आपके पास है, उस डेटा को देख के आप सोच सकते हो कि कैसे इसको कोरिलेट करें. यही बिब्लियोमेट्रिक्स है. बिब्लियोमेट्रिक इज नॉट अबाउट कि हमने डेटा डाउनलोड कर दिया और सॉफ्टवेयर ने कर दिया. सॉफ्टवेयर तो सब कुछ कर देगा, बट हाउ वी आर कोरिलेटिंग आवर फाइंडिंग्स. हमको रिजल्ट तो दे रहा है टेबुलर फॉर्म में. इट इज लाइक वी हैव डन एनालिसिस यूजिंग SPSS. टेबुलेशन तो हमको सारा मिल गया है, बट हाउ वी आर कोरिलेटिंग दैट फाइंडिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं दिखाऊंगा कैसे हम लोग, इसीलिए मैं डिस्कस वो भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हाउ वी आर गोइंग टू कोरिलेट. ठीक है, इतना बड़ा पेपर थोड़े लिखेंगे हम लोग 13,000 वर्ड का. ठीक है, तो पेपर लिखने का मतलब बहुत आपको सिस्टमेटिक एक स्टडी करनी पड़ेगी. ठीक है, बहुत रिफाइन वे में आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, जैसे मैं एक दिखाता हूं पेपर अपना, दैट हैज बीन आल्सो पब्लिश्ड लॉन्ग बैक. बहुत से पेपर मेरे बिब्लियोमेट्रिक्स में बहुत से पेपर मेरे पब्लिश हुए हैं. देखिए मैं एक दिखाता हूं, मैं बहुत पहले ये पेपर पब्लिश किया था. ठीक है, अब उस फील्ड का, अब देखिए ये मेरीन साइंस का है, ओशन साइंस का पेपर है. ठीक है, जो स्टॉर्म आता है ना समुद्र में, तो जो ऑथर है हमारे उस इंस्टीट्यूशन से है. आई हैव डन द एंटायर एनालिसिस. अब देखिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, देखिए ये भी बहुत अच्छे जर्नल्स में पब्लिश्ड है. सेम देखिए सेम चीज हमने किया है. अब देखिए, अब ये मैप आप देखो, ये मैप देखो कितना अच्छा लग रहा है. ये हमने एक दूसरे सॉफ्टवेयर, उस समय वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा था,
दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, लेकिन मैप बड़े अच्छे जनरेट करता है। तो लिखे हैं वो सिंपल, ये एनालिसिस देखिए इंस्टीट्यूशन वाइज कर दिए हैं, ठीक है, कितने इंस्टीट्यूशन ने, ये सारा चीज हमने कहां से निकाला है, बिब्लियोशेनी से। लेकिन हमने दूसरे सॉफ्टवेयर भी ये सारे टेबल्स जो हम निकाल रहे हैं सब बिब्लियोशेनी से निकाले। देखिए ये मैप हमने जनरेट किया है, दिस इज यूजिंग अनदर सॉफ्टवेयर, ठीक है, दिस इज क्लस्टर एंड टॉपिक मॉडलिंग, बहुत पहले कर दिया था, ये दूसरा एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर बहुत है। दिस विजुअलाइज इससे भी अच्छे मैप्स जनरेट करता है। और इस पेपर में कोई रिवीजन नहीं आया, दिस इज द फर्स्ट पेपर वी हैड कि डायरेक्टली एक्सेप्ट हो गया। इट इज वेरी 21 पेज का ये पेपर है। तो देखिए इसमें कई एनालिसिस देखिए हम लोगों ने किया है, सेम चीज है बस अलग सॉफ्टवेयर से हमने किया। इस सॉफ्टवेयर से भी किया है, आपको दिखाता हूं। देखिए एक सिंपल अभी पेपर ये पब्लिश हुआ है, ओके, ये एमराल्ड के एक जर्नल में पब्लिश हुआ है, इट्स वेरी रेपुटेड जर्नल, ठीक है। तो देखिए ये भी पेपर एक रिवीजन के बाद एक्सेप्ट हो गया था, और दिस इज 41 पेज पेपर। तो इसमें भी एकदम सिंपल एनालिसिस, देखिए सर्च स्ट्रिंग बनाया सेम यूजिंग एआई, और ये हमने वोस व्यूअर और दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज करके, बिब्लियोशेनी का यूज करके, और हमने इस पेपर को लिखा है। बहुत कम लिखा है, इस पेपर का डेटा इसमें दिया है इसलिए 41 पेज का, ठीक है। और भी बहुत से पेपर्स हैं बिब्लियोमेट्रिक्स के, मैं दिखाता हूं कि हम लोग सिंपल स्टडीज भी पब्लिश हो जाती है। देखिए ये भी बिब्लियोमेट्रिक्स एनालिसिस सारे अच्छे जर्नल्स में पब्लिश, ठीक है, सिंपल एनालिसिस, ये प्रिज्मा लगाया, सिंपल एनालिसिस। अब ये ब्योस व्यूअर पे बताओ, ये सारा चीज हमने किससे निकाला है, बिब्लियोशेनी से। अब यही चीजों पे बात करेंगे, ब्योस व्यूअर पे भी बात करेंगे। सो मेनी पेपर हैज बीन पब्लिश। एक और पेपर है वो भी मैं बता दे रहा हूं, दैट इज, वो पेपर सबसे अच्छा है अभी तक का मेरा पेपर। अभी मैं बताऊंगा जो पेपर्स अभी एक्सेप्ट हुए हैं, जिस पेपर पे काम चल रहा है। ये पेपर देखिए बहुत ही अच्छा पेपर है, इसमें भी देखिए सेम हम लोगों ने प्रिज्मा फ्रेमवर्क लगाया है, ठीक है, सेम चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है। टाइप ऑफ पब्लिकेशन कितने हुए, ये सारा जो डेटा निकाला है सब बिब्लियोशेनी का डेटा है। सारा एनालिसिस, कौन से सोर्सेज टॉप सोर्सेज थे, ठीक है, साइटेशन वाइज वो सारा डेटा वहां हमारे पास है। ये थोड़ा सा हमने एडवांस एनालिसिस किया था एक दूसरे सॉफ्टवेयर से, which is known as cluster and co-citation analysis। तो ये पेपर देखिए एक्सेप्ट हो गया, 5.5 इम्पैक्ट फैक्टर है इस पेपर का। तो इट्स सिंपल, आपको लिखना आना चाहिए। डेटा हमारे पास बहुत आता है बिब्लियोमेट्रिक का, किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है उसके हिसाब से हम लिखते हैं, ठीक है। तो पहले एनालिसिस सीख लेते हैं, देन वी विल गो फॉर फर्दर, ठीक है। So thank you so much for online participants, और thank you everyone for listening। आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करें। Dear participants, it's a lunch break and join back, online participants, please join back by 1:55.
and all the participants who have joined us to be seated here by 1:55. The session will begin sharp at 2.